Hi everyone, in this video we'll be discussing the GS2 strategy. अब GS2 में हमारा क्या क्या आता है? पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और आईआर। ठीक है, पॉलिटी से हमारे आ जाएंगे 10 से 11 क्वेश्चन, गवर्नेंस से अराउंड 3 क्वेश्चन, सोशल जस्टिस वाले पार्ट से मिलाकर आ जाते हैं हमारे 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 या 2 क्वेश्चन। और आईआर से हर बार आते हैं 4 क्वेश्चन, 2 10 मार्कर और 2 15 मार्कर। अब इस स्ट्रैटेजी को भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर पार्ट में हम देखेंगे कि उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करने हैं और मॉडल आंसर्स कैसे देखने हैं और यूज़ करने हैं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये मॉडल आंसर्स कौन से हैं? ये मॉडल आंसर्स हैं इस सीरीज़ के, जो कि आपको मार्केट से मिल जाते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है और इसमें फिर टॉपर्स कॉपी भी देखेंगे कि उनको कैसे एनालाइज करना है और उनका क्या यूज़ है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी। पॉलिटी में हमारा सबसे पहला सोर्स क्या रहेगा? सोर्स हमारा बेसिक रहेगा लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसके अलावा विल बी यूजिंग टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर्स। कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करने हैं। देखो, पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारा टॉपिक हो गया सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशरी। अब उस पे तुम देखो कि क्या-क्या यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं पहले। जैसे जुडिशियल रिव्यू का पूछ लिया, एनजैक स्ट्रिप्स डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पूछ लिया, फिर चेक्स एंड बैलेंसिंग से उसको मैच कर दिया। अब इसके बाद अगर ये देखें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ये कौन-कौन सी ऑलरेडी पूछ चुके हैं, इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा। फिर जो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, उसमें देखो इंडिया यूके पूछा, इंडिया फ्रांस, इंडिया यूएस, तो ये 3 मेन कंट्रीज से पूछता है। अब इसके अलावा उसने वो भी पूछ लिया था कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है उधर फ्रांस के केस में और इंडिया के केस में। ठीक है? तो ये देखो, ये हर बार इन 3 से मिलाकर पूछता है। तो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए आंसर्स की और अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं हमें अपने इसके लिए नोट्स कैसे बनाने हैं। अब नोट्स में हमारे पास क्या रहेगा, एक रहेगी उस टॉपिक के लिए जो हम इंट्रोडक्शन यूज़ करेंगे, फिर हमारे पास उससे रिलेटेड वैल्यू एडिशन कंटेंट रहेगा। पॉलिटी के लिए हमारा वैल्यू एडिशन कंटेंट क्या है? वो रहेगा सुप्रीम कोर्ट केसेस, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के, कोई कमिटी रिकमेंडेशंस, जैसे कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने क्या रिकमेंड किया, सरकारिया ने क्या बोला, पुंछी ने क्या बोला। ठीक है? इसके अलावा हम इसमें सुप्रीम कोर्ट के केसेस ऐड करेंगे और साथ में एक कंक्लूजन रख लेंगे, जो कि हम रेडीमेड कहीं भी फिट कर सकें। अब ये सब कंटेंट हमें कहाँ से मिलेगा? एक तो हमें मिल जाएगा बेसिक लक्ष्मीकांत से और इसके अलावा मिल जाएगा हमें मॉडल आंसर से। वो आगे दिखाऊँगा कैसे हमें मॉडल आंसर्स यूज़ करने हैं। अब देखो कि इसके लिए तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं, जो पॉलिटी वाला पार्ट है। अब मान लो हमारा टॉपिक आ गया एंटी डिफेक्शन, क्योंकि ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इस बार पूछ भी सकते हैं। अब एंटी डिफेक्शन का एक तो ये देखो, ये एक लाइन जुमला हो गया जो हम किसी भी आंसर में डाल देंगे कि उसका कंसर्न क्या है एंटी डिफेक्शन का, दैट इट हैज़ बैंड रिटेल डिफेक्शंस बट लीगलाइज्ड होलसेल डिफेक्शंस। ये पीएसआईआर वालों ने ये लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसे पॉलिटी के आंसर में लिख के आ जाओ। फिर हम वहां पर शेड्यूल मेंशन कर देंगे, 52nd अमेंडमेंट से आया, तो जब भी आंसर आएगा तो हमारे आंसर में ये उसको पहले एग्जामिनर को इंट्रो में ही दिखा देंगे कि 52nd अमेंडमेंट 1985 से 10th शेड्यूल ऐड हुआ था। ठीक है? अब उसके बाद जब वो उसका सॉल्यूशन पूछेगा क्या है, उसमें हम ये पॉइंट्स देंगे कि इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और ये पॉइंट्स कौन बोल रहा है? ये पॉइंट्स हम नहीं बोल रहे, ये बोला है एनसीआरडब्ल्यूसी ने। ये उसकी रिकमेंडेशंस है। ये बोला है दिनेश गोस्वामी कमेटी ने। ये बोला है 170th लॉ कमीशन। अब लॉ कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी कुछ रिपोर्ट्स का बस नाम याद रख लेना और इस रिपोर्ट में किस चीज़ से बात की है रिलेटेड वो याद रखना। जैसे ये हो गया इसके लिए। फिर 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट हो गई इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन फाइनेंसिंग से रिलेटेड। ठीक है? तो हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं और साथ में ये 170th लॉ कमीशन, दिनेश गोस्वामी, एनसीआरडब्ल्यूसी, ये सब मेंशन करके आना है। इसके अलावा क्या कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि हो तो होलोहान में बताया था। ठीक है? फिर अब मणिपुर केस का एग्जांपल डाल देंगे कि कैसे पिटीशन पेंडिंग रखी सिंस 2017। ऑलराइट, और फिर एक और ये केस आ गया सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे नोट्स आपके पास होने चाहिए जिसका रेडीमेड कंटेंट आपको पता है कि हम आंसर में यूज़ करके आएँगे।
अब वो क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड क्या पूछेगा कि उसमें इश्यूज क्या है, रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है? उसी पर्सपेक्टिव से हमारे नोट्स बन जाएँगे और साथ में इसमें वैल्यू एडिशन का कंटेंट भी हम डाल के रख लेंगे। अब एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, देखो 73rd और 74th अमेंडमेंट पता है? पंचायती राज सिस्टम, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए भी। तो मान लो कि उससे कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है? हम पहले अमेंडमेंट बताकर स्टार्ट कर देंगे कि इससे ऐड हुआ, फिर बता देंगे कि देखो, इट इज़ अ लैंडमार्क इन एवोल्यूशन ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इट हैज़ ट्रांसफर्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू ग्रासरूट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो ये हमारी बन जाएगी इंट्रोडक्शन और इसमें हम उसे अमेंडमेंट भी देकर दिखा देंगे। फिर अब उसके कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह जहाँ भी आएगा तो ये कीवर्ड ज़रूर लगा कर आना कि उसका क्रिटिसिज्म क्या है? इट इज़ कॉल्ड ग्रास विदाउट रूट्स, हाफ बेक्ड केक। फिर इसके अलावा क्या कीवर्ड आएगा? प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी के कीवर्ड्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, इनको अपने आंसर्स में डालना है। फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या है? इट हैज़ ओनली प्रोवाइडेड स्केलेटन बट फ्लश एंड बोन ब्लड हैज़ बीन लेफ्ट टू स्टेट्स। और फिर इसमें एक कमेटी आती है हमारी, मणिशंकर अय्यर कमेटी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वहाँ कौन-सी कमेटी की रिकमेंडेशंस है और क्या बोला है, ठीक है? और इसमें एक अप्रोच आती है केरला की, बिग बैंग स्ट्रैटेजी। उसने क्या किया कि सारे ही सब्जेक्ट्स एक ही गो में ट्रांसफर कर दिए। तो अब तुम्हारे पास इंट्रो भी आ गई, उसकी चैलेंजेस क्या है वो भी आ गया, फीचर्स तुम्हें ऑलरेडी पता है, चैलेंजेस क्या है उसके वो भी पता है, और कौन सी कमेटी ने क्या उसकी रिकमेंडेशन दी। अब कमेटी की पूरी डिटेल में मत पढ़ना, बस कमेटी का नाम याद रखना और 2-3 पॉइंट जनरल रिकमेंडेशंस के। बाकी क्या कर दो कि अपने नाम से पॉइंट लिखो और आगे कमेटी का नाम लिख दो। और कुछ अच्छा केस स्टडी या एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड, जैसे ये केरला का केस है, ठीक है? अब इसमें पंची कमीशन ने देखो क्या बोला, नेशनल कमीशन फॉर पंचायत बना दो एक। तो जब तुम आगे सॉल्यूशन में अगर उसने 15 मार्कर पूछा है तो वे फॉरवर्ड लिखना ही लिखना है 15 मार्कर में एक हमें, ठीक है? या सॉल्यूशन लिखना ही लिखना है, तो उसमें लिख दो नेशनल कमीशन फॉर पंचायत, ब्रैकेट में लिख दिया एज पर पुंची कमीशन। फिर देखो और क्या इश्यूज हैं इसके साथ, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, अब ये किसने दिया था? इकोनॉमिक सर्वे ने दिया था ये कीवर्ड। ऐसे हमारा इसका सिंपल नोट्स बन गया और इसी को ही रिवाइज कर कर फिर हम मॉक टेस्ट दे देंगे, बस सिंपल। अब दिखाता हूँ कि इसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। अब आंसर राइटिंग में इंट्रो आएगी हमारी, ठीक है? तो जैसे नोट्स बनाए थे ना वही चीज़ याद रखो, इंट्रो आएगी, फिर इसके बाद हम कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। अगर उसने मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, तो उसमें तुम डिफाइन करके बता दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। और किसी केस में न्यूज़ बैकग्राउंड डालना है तो डाल सकते हो कि जैसे अगर डिप्टी स्पीकर पे आया तो फिर आर्टिकल मेंशन कर दो कि ये आर्टिकल है डिप्टी स्पीकर का। हाउएवर अभी पिछली लोकसभा में इट द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर वाज वैकेंट, उसको तुमने करंट कॉन्टेक्स्ट से भी लिंक करके बता दिया, ठीक है? फिर कीवर्ड्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आ गया। ठीक है? ये सब तुम्हारे आंसर्स में दिखना चाहिए। इसके अलावा एससी केसेस, लॉ कमीशन, कमिटी रिकमेंडेशन जिसमें सरकार या पुंछी, एआरसी भी डालना है तो डाल देना, बट वो गवर्नेंस में ज़्यादा यूज़ होगी। फिर आएगा हमारा डायग्राम, जीएस, बिल्कुल। अब सोचोगे पॉलिटी में कैसे डायग्राम बनेगा, तो अभी आगे दिखाते हैं, पॉलिटी में भी डायग्राम बनेगा। और कंक्लूजन, कंक्लूजन को ट्राई करना एक ओवरऑल ग्रैंड आइडिया से लिंक कर दो, ठीक है? चलो अब देखते हैं कि मॉडल आंसर्स कैसे यूज़ करने हैं। मॉडल आंसर्स की जो मैं बात कर रहा था वो है मॉक टेस्ट के जो मॉडल आंसर्स हैं। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, वो हर साल एक करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर देते हैं मेंस के टाइम पर। फैकल्टी आती है, करंट अफेयर्स पढ़ाने लग जाती है, 3-3 घंटे तक एक ही टॉपिक खत्म नहीं होता। ऐसी करंट अफेयर्स क्लास ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा तुम मार्केट से मॉडल आंसर्स ले लो या फिर एंड में जब मेंस 365 आएगी तो उसके सिलेक्टिवली कुछ टॉपिक्स पढ़ लो। तुम खुद सोचो, तुम 3 घंटे की क्लास में वो हर साल सेम ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं। 3 घंटे की क्लास लेकर एक टॉपिक कवर करवाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो वो 3 घंटे में तुम एक टॉपिक कवर करोगे, उसका कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है, या तुम 15 मिनट में यहाँ ये पूरा आंसर रट लोगे, इसका वैल्यू एडिशन कंटेंट भी ले लोगे
इंट्रो कंक्लूजन भी निकाल कर रख लोगे। खुद सोचो और नोट्स भी बना लोगे। तो खुद सोचो, अभी हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि हम 3-3 घंटे के लेक्चर्स करेंगे वहाँ जाकर, ठीक है? तो मॉडल आंसर्स लो। अब देखो, उसमें कुछ नए नए क्वेश्चन आएँगे तो उसके लिए भी तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा। पहले करना है पीवाईक्यू एनालाइज़, थीम्स देख लो कौन-सी कॉमनली रिपीटेड थीम्स हैं, उसके साथ मॉडल आंसर्स देख लो कि उस थीम पर मॉडल आंसर्स या कुछ क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अब इनका पर्पस ये है कि तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट हो, तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाओ, आंसर की स्ट्रक्चरिंग करनी सीखो, ताकि जब यूपीएससी में तुम मेंस लिखोगे तो वहाँ तुम्हें ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन बिल्कुल ही नया आ गया कि यार इसमें लिखना क्या है वो ही नहीं पता, ठीक है? तो ये अप्रोच भी दे देते हैं और आंसर देखो, इसका आंसर का तुम्हें अगर नोट्स बनाकर रखने हैं कोई स्पेसिफिक चीज़ों के तो नोट्स बना लो। अब जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी पे उसने पूछा, ठीक है? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, तो हमें उसका इंट्रो भी मिल गया और फिर उसने की फीचर्स भी बता दिए। अब देखो शिरूर मठ केस, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें मॉडल आंसर से मिल गया। फिर उसने क्या हुआ वो बता दिया, डॉक्ट्रिन का क्रक्स क्या है वो बता दिया। अब ये इतने बढ़िया उसने एग्ज़ाम्पल दे दिए, कहाँ किस-किस केस में, क्योंकि वो पॉलिटी में क्या कर रहा है, वो पॉलिटी में पूछ रहा है केस लॉज़ बताओ। 2022 में पूछा, 23 में भी पूछ लिया उसने केस लॉज़ बताओ। एनवायरनमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज़ बताओ। अब वो सब तुम कैसे याद करोगे? वो सब तुम्हें मॉडल आंसर से मिल जाएँगे, ठीक है? अब कहाँ-कहाँ ये एप्लीकेबल हुई डॉक्ट्रिन? सबरीमाला केस में, शायरा बानो केस में, आनंद मार्गी केस में। सिंपल तुम्हें वैल्यू एडिशन भी मिल गया, डेफिनेशन, इंट्रो, कंक्लूजन सब कुछ मिल गया। इसीलिए मॉडल आंसर्स को अच्छे से यूज़ करना सीखो, ठीक है? अब चलते हैं पॉलिटी के डायग्राम्स की तरफ। पहले मैं ये डायग्राम्स यूज़ नहीं करता था, फिर मैंने कुछ टॉपर्स कॉपी देखी एंड देन आई एनालाइज़ कि डायग्राम्स यूज़ करने पड़ेंगे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है टॉपर कॉपी भी एनालाइज़ करना, ठीक है? एक कॉपी थी दिव्या मिश्रा की, शी गॉट रैंक 20s में 30s में 2022 में, बट शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन जीएस। और उनकी कॉपीज ऐसी थी कि तुम देखोगे और तुम इवैल्यूएटर होते ना तो तुम भी उन्हें भर भर के मार्क्स देते। शी रोट सो वेल, प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग, एवरीथिंग। ठीक है, तो अब ये देखो, जैसे अगर कोई आया पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटनी पे, इसमें तुमने बता दिया कि इतने परसेंट वहां पर हुआ, 15th लोकसभा में इतना हुआ, 16th में इतना हुआ, 14th में इतना था, ठीक है? इसके अलावा एमपीज़ विद क्रिमिनल केसेस या पॉलिटि उसमें क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे आया तो तुमने ये छोटा-सा ग्राफ बनाकर दिखा दिया। इधर आंसर लिख दिया, इधर ये ग्राफ बना दिया और ऐसे ये वैल्यू एडिशन हो गया यहाँ पर, ठीक है? अब क्वेश्चन आर कितने परसेंट उसमें वो चला लोकसभा में और राज्यसभा में, ये यहाँ पर दिखा दिया। फिर एवरेज सिटिंग्स कितनी हुई, दो 1950s में कितनी होती थी हमारी, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी गिर रही है। तो पहले हुआ करती थी 125-130 डेज़ और अब 65 से 70 डेज़ पर ईयर। तो ये सिंपल तुमने रादर देन कि तुम यहाँ ऐसे लिखो पॉइंट्स, एक सिंपल सा यहाँ ग्राफ बनाकर दिखा दिया, उससे विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गई और वैल्यू एडिशन भी मिल गया। ये मैंने सीखा था इनकी कॉपी से, ये है दिव्या मिश्रा की कॉपीज़, प्लीज़ इनकी कॉपीज़ ज़रूर रेफ़र करना। देखो, यहाँ उन्होंने एक वो एचटीआई से और इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने इनइक्वालिटी दिखा दी कि 1950 में एचटीआई इतना हमारा पैरामीटर्स में इतनी थी और अब इतनी हो गई, ठीक है? अब देखो आंसर कैसे लिखना है। फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बैलेंसिंग, ठीक है? इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन द रिकमेंडेशंस। एग्जामिन का मतलब क्या हो गया, पहले हम बताएंगे क्या है, फिर उनका एनालिसिस करके दिखाएंगे। पहले मैंने बता दिया आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, जो बताना ज़रूरी है आर्टिकल, हर बार आर्टिकल हो, अमेंडमेंट हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हो उसको बता दो। फिर बैलेंसिंग बीन ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, ये हमारा जुमला भी आ गया उससे रिलेटेड, ठीक है? अब उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी वो बता दी। 15 फाइनेंस कमीशन वाज हेडेड बाय एनके सिंह, ये उससे करंट से भी लिंक कर दिया और ये देखो ये डायग्राम बना दिया। अब ये डायग्राम भी मुझे इन्हीं की आंसर कॉपी से मिला था, मैं पहले ऐसे डायग्राम्स बनाता ही नहीं था पॉलिटी में, ठीक है? और एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये इन्होंने क्या किया, हर पॉइंट लिखा और पॉइंट के बाद एग्ज़ाम्पल डाला। ऐसे ही तुम्हें करना है। पॉइंट को जस्टिफ़ाई करो, चाहे
अगर तुम 6 पॉइंट लिख रहे हो तो एटलीस्ट कोशिश करो 4 में तो लेकर आओ। 2 तुम अगर जेनरिक भी लिख रहे हो तो 4 पॉइंट्स में तो एटलीस्ट एग्जाम्पल डालो, या फिर उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट का केस डाल दो, कमिटी रिकमेंडेशंस डाल दो, ताकि थोड़ा वो स्पेसिफिक हो जाए जनरल से। ठीक है? अब इसके बाद अगले पार्ट में हम उसको एनालाइज करके कंक्लूड कर देंगे। सिंपल, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है हमें पॉलिटी के लिए। अब हम चलते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस वाला पार्ट बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से कवर किया जा सकता है, बट इसकी एक बुक आती है लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस वाली, है ना? वो बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बुक पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है। अब इसका सबसे बड़ा सोर्स आएगा, या तो तुम नोट्स ले लो मार्केट से, या विजन की साइट पर ही उन्होंने नोट्स डाले हुए हैं गवर्नेंस के, उन्हें रेफर कर सकते हो, या फिर वही टिक करो, मॉडल आंसर्स ले लो और पीवाईक्यू ले लो। जितनी भी सिलेबस में थीम्स हैं उन सबके नोट्स बना कर रखो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वैल्यू एडिशन, और उससे क्या क्या पीवाईक्यूज आए हैं उसके बेसिस पर उसमें कंटेंट डाल लो। और डायग्राम, डायग्राम भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी सोर्स क्या हो गया? प्राइमरी सोर्स हो गया, या मॉडल आंसर्स के बेसिस पे पढ़ लो, या कुछ अगर डिटेल में पढ़ना है तो विजन के नोट्स रेफर कर सकते हो जो उनकी वेबसाइट पर दिए हुए हैं। बट मॉडल आंसर्स इसमें सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि क्या ही टॉपिक्स हैं, बार बार देखो ना, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फिर एनजीओ आ गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ गया। क्या करना है इसमें? एक मॉक टेस्ट उठाओ उसका गवर्नेंस वाला सेक्शनल, 20 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं के अराउंड तो उसने क्वेश्चन बनाए होंगे, तो सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हो, और ये मॉडल आंसर्स या मॉक टेस्ट तुम्हें किसी भी फोटोकॉपी दुकान से मिल जाएंगे करोल बाग में। अब देखते हैं कि इसके पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करने हैं और नोट्स कैसे बनाने हैं। पीवाईक्यू से ना तुम्हें थीम्स मिल जाएंगी कि जैसे एनजीओस के अराउंड किस साल में क्या क्वेश्चन पूछा, तो अब तुम गेस भी कर सकते हो कि यार ये थीम वो हर 2-3 साल बाद ना एक एक थीम रिपीट कर रहा है, तो इस साल हो सकता है कि ये थीम रिपीट हो जाए। ठीक है, प्लस तुम्हें पता चल जाएगा कि उस टॉपिक पे तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं और क्या कोर डिमांड है हमारी। जैसे एसएचजी से हो गया, फिर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, आरटीआई से पूछ लिया उसने, लोकपाल से पूछा, सोशल ऑडिट, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ई गवर्नेंस। अब देखो 19 में पूछा, 20 में पूछा, फिर अब 23 में फिर से पूछ लिया। अब 23 में क्या हुआ, एक स्टूडेंट मेरे से एक दिन पहले ही ई गवर्नेंस के नोट्स मांग रहा था, और फॉर्चुनेटली नेक्स्ट दिन उसको क्वेश्चन पेपर में सेम ई गवर्नेंस का ही भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये हर ऑल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन डाल देता है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज का। अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं? इसके नोट्स भी वैसे ही, इंट्रोडक्शन आ गई, सिटीजन चार्टर पे इससे ज़्यादा तुम क्या नोट्स बनाओगे? ये 1 पेज के नोट्स हैं, बिल्कुल सफिशिएंट, कोई और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। जब तुम एनालिसिस करोगे, सॉरी, पीवाईक्यूज़ का जब तुम एनालिसिस करोगे ना, तो पता चल जाएगा कि क्या डिमांड है। अब हमारी इसमें आ गई सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सिटीजन चार्टर का कोई भी क्वेश्चन है बता दो, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन्स कमिटमेंट ऑफ ये, पहली बार ये आया था, एम्पावर सिटीजन टू डिमांड कंप्यूटेड सर्विस। इसकी फिलॉसफी क्या है? दैट सिटीजंस आर मास्टर्स, ये जुमला हो गया हमारा। तो ये इंट्रोडक्शन, ये जुमला। ठीक है, अब यही एथिक्स में भी यूज होगा, क्योंकि उसके लास्ट पार्ट में यही सब चीजें हैं, हमारी आगे एथिक्स में भी यूज होगी। फिर इसके 6 प्रिंसिपल्स आ गए और सिग्निफिकेंस आ गई कि क्या है, रिस्पॉन्सिव सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब ये इसके लिए मैंने एक निमोनिक भी बनाया था, चैलेंजेस क्या है सिटीजन चार्टर के। यही पूछता है ना सिटीजन चार्टर में क्या इश्यूज हैं, लैक ऑफ रिवीजन एंड अपडेट, फिर आगे लिख दिया रेयरली अपडेटेड वन टाइम एक्सरसाइज, फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन का इश्यूज, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरेंस, लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये टारगेट कर रहे हैं वो, वेग एंड अनरियलिस्टिक टारगेट्स। अब गवर्नेंस के आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी इसके बाद, सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस। इस पे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कैसे सेकंड एआरसी यूज करना है। अब उसने क्या बोला सेकंड एआरसी ने, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सीक्स टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली। ठीक है, अब तुम सीधा कोट कर दो कहीं पर भी, सिटीजन एआरसी की 12th रिपोर्ट, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टेप्स दिए हैं टू मेक सिटीजन चार्टर मोर इफेक्टिव। इसमें फिर आगे आ जाएगा सेवोत्तम मॉडल। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर हो गया और नोट्स हो गए कंप्लीट। पूरी सेकंड एआरसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टिवली हम उसको देखेंगे, मेन उसकी रिपोर्ट्स याद करनी है और 1-2 रिकमेंडेशन या कोई बढ़िया जुमला।
ऑलराइट, अब जैसे आरटीआई आ गया, आरटीआई पे कोई भी क्वेश्चन आता था ना, मैं इससे शुरू करता था दैट आरटीआई एक्ट इज path breaking legislation as it signals the march from darkness of secrecy to dawn of transparency। ठीक है, तो ये इतना बढ़िया जुमला मिल गया हमें। और ये किसने लिखा हुआ है, ये मैंने कहाँ से लाइन ली, ये लाइन ली थी सेकेंड एआरसी की, आरटीआई पे रिपोर्ट थी उसमें। फिर उसमें हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आ गए आरटीआई से रिलेटेड क्या है, और इन टर्म्स एम्पावर डेमोक्रेसी एंड एम्पावर सिटीजन। इसके बाद उसके तुम चैलेंजेस देख लो और क्या क्या उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ऐसे बनेंगे हमारे नोट्स। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें हमारे डायग्राम्स कैसे यूज करने हैं। पॉज पॉज पॉज। देखो, गवर्नेंस के क्वेश्चन में ना ऐसे डायग्राम बनाकर आ जाना। जैसे ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन आया तो वहां तुमने ये डायग्राम बनाकर दिखा दिया, ओपननेस, कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा, गुड गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी और एथिकल गवर्नेंस। फिर सोशल ऑडिट में ये बना दिया। ठीक है, ऐसे ही नीड फॉर सोशल ऑडिट या सिटीजन चार्टर पे कुछ भी आए तो उसका ये बनाकर दिखा दिया कि उसका पर्पस क्या है, सिटीजन एम्पावरमेंट और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। सिंपल। ऐसे हम गवर्नेंस के आंसर में डायग्राम डाल देंगे, जरूर डाल के आना इनको अगर ऐसे सिंपल डायग्राम्स को। फिर हम देखते हैं अब आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में हम इंट्रो देंगे, उस कॉन्सेप्ट को बताएंगे, या कोई कोड जुमला सेकेंड एआरसी की बात कर देंगे। फिर या फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे सिटीजन चार्टर आया तो उसको डिफाइन कर दिया, सोशल ऑडिट आया तो उसको डिफाइन कर दिया। अब कोई न्यूज़ बैकग्राउंड है तो उससे लिंक कर दो, जैसे आरटीआई का अगर कुछ आया तो अभी रिसेंट कोई अमेंडमेंट हुई तो बता दो कि हाँ रिसेंटली उसमें एक अमेंडमेंट लेकर आई है गवर्नमेंट। अब इसमें आएंगे हमारे कीवर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी पहले बताया था। फिर इसके साथ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड एआरसी। वो तुम अपने नोट्स में बना कर रख लो, किस टॉपिक में सेकेंड एआरसी की तुम कौन सी रिपोर्ट यूज करोगे, आरटीआई की कौन सी कब यूज करोगे, फिर इसकी ट्वेल्थ रिपोर्ट कब यूज करोगे। इसके अलावा डायग्राम्स और कंक्लूजन तुम्हारे आंसर में होना चाहिए। अब कंक्लूजन में क्या करना, कोई रिकमेंडेशंस कि उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है, और उसको ओवरऑल लिंक कर दो कि अगर हमने ये किया तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। और उसको कुछ लिंक कर दो कि नेसेसरी फॉर सबका साथ सबका विकास, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया कोई लाइन लिखकर उसको कंक्लूजन में ले आओ। ऑलराइट, अब देखते हैं इसकी आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में इसमें देखो, उसने पूछा एनजीओस पे क्वेश्चन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशंस डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा, हाउ एवर देर हैज बीन, स्टेट का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है कि कुछ एनजीओ हैं वो हैम्पर कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट को, उसको डिस्कस करने को बोला। तो पहले बता दिया एनजीओ क्या है, फिर एनजीओ का रोल बता दिया और एग्जाम्पल देखो दिए कि पीयूसीएल, एडीआर, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन। फिर जो वेलफेयर वाले एनजीओ हैं उसका एग्जाम्पल दे दिया। एजुटेशन का काम किसने किया, मजदूर किसान शक्ति संगठन आरटीआई के केस में। फिर वॉचडॉग, चेक्स आर्बिट्री, नालसा, पीयूसीएल। ठीक है, बट अब इसके बाद हम बताएंगे कि फंक्शनिंग का और नेशनल डेवलपमेंट का क्या इशू चल रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का बैन लगा दिया था ना गवर्नमेंट ने, और उनका क्या था, कुदनकुलम प्लांट पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनजीओ के केस में, आईबी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने हाईलाइट किया था कि इंडियन जीडीपी को इतना लॉस हो रहा है ड्यू टू फ्रिवलेस एनजीओ। एग्जांपल जैसे ग्रीन पीस के प्रोटेस्ट चलवाते हैं, वो रोज आंदोलन करवाते रहते हैं अपना एजेंडा प्रमोट करने के लिए, जो इंडिया की डेवलपमेंट को हैम्पर कर रहे हैं। यही इस क्वेश्चन की दिमाग थी, और हमने वो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए और साथ में एग्जाम्पल भी दे दिया उनको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये बता दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एनजीओ का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर डालकर आना, नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलेंटरी सेक्टर 2017। अब इसकी मेरे को कमिटी भी याद नहीं, इसमें एक कमिटी भी हुआ करती थी एनजीओ की, उन्होंने क्या किया ये बताया। तो ये वैल्यू एडिशन भी आ गया, और ये हमारा हो गया कंक्लूजन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल आंसर लिखा जाएगा। ऑलराइट, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सोशल जस्टिस वाला पार्ट। सोशल जस्टिस वाला पार्ट मोस्टली हमने जीएस1 सोसाइटी के तरह ही रहेगा। इसमें हमारे सोर्सेज रहेंगे बेसिक वही, तुम या तो मॉडल आंसर्स
यूज़ कर लो, या फिर इसके विज़न की साइट पर ही सोशल जस्टिस के कुछ नोट्स हैं, वो मिल जाएँगे तुम्हें। ठीक है? अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस प करके तुम देख लो कौन-सी कॉमनली आस्क्ड थीम्स हैं, ठीक है? उसके बेसिस पर अपने नोट्स बना लो। अब इसमें नोट्स कैसे बनेंगे? इसमें जैसे मान लो एजुकेशन और हेल्थ टॉपिक है, उसका कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें इश्यूज़ पूछे तो तुम्हारे पास क्या है, एक तो पॉइंट रह गया कि उनमें क्या इश्यूज़ हैं हेल्थ और एजुकेशन में, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, ये 3-4 चीज़ें हो गई। फिर तुम्हारे पास नोट्स में होना चाहिए कुछ डेटा कि इंडिया में टीचर प्यूपल रेशियो कितनी है, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो कितनी है, ठीक है? इसको फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कंपेयर करो कि इंडिया में अगर ऐसा है तो चाइना में कैसा है? फिर सबसे इम्पोर्टेंट है इसके साथ एसर रिपोर्ट। एसर रिपोर्ट ने बार-बार हाइलाइट की है कि लर्निंग आउटकम्स बहुत ख़राब हैं। अराउंड 50 से 60% जो बच्चे हैं क्लास 8 के, वो क्लास फर्स्ट या सेकंड की टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ पाते। तो ये तुम्हारा किस में आ जाएगा? एजुकेशन के पॉइंट में या एग्ज़ाम्पल में कि हमारे लर्निंग आउटकम्स बहुत ख़राब हैं। टीचर प्यूपल रेशियो का इश्यू बताओ उसमें। टीचर्स मिसिंग है स्कूल से, ठीक है? फिर हेल्थ में तुम्हें पता होना चाहिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना है, क्यों बढ़ता जा रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमारा जीडीपी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है हेल्थ पर। 6% पहुँचा या नहीं पहुँचा, 2.5% या 3% पहुँचा या नहीं पहुँचा, क्या रिकमेंडेशन है? एनईपी में क्या टारगेट है, एजुकेशन में कितना होना चाहिए? कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या बोला था? इसके अलावा कुछ कमिटीज़ की रिकमेंडेशन तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो जैसे ये एनईपी पे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, तो पहले बता दिया कि किसकी रिकमेंडेशन पे आए, फिर 1968 एक्ट को रिप्लेस किया उसने, फिर उसका विज़न बता दिया और प्रोविज़न्स बता दिए। अब ये मेरे को वहाँ एक आंसर आएगा, वो प्रोविज़न्स पूछेगा तो मोटे-मोटे चीज़ें जो कोर डिमांड है वो याद रहनी चाहिए। 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला, ईसीईसी, उसको वो 5+3+3 4th को रिप्लेस कर दिया था 10+2 को, ठीक है? फिर इंटरनेशनलाइज़ेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, तो ये सब चीज़ें अपने नोट्स में डाल दो। इसके अलावा कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल्स भी डाल कर रखो, जो आप यूज़ करोगे, जो अपना पॉइंट लिखोगे उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स या कमिटी रिकमेंडेशन लिखते हो ना, उनको अच्छे से कुछ निकाल कर रखो वैल्यू एडिशन मटीरियल। ये भी मॉडल आंसर से मिल जाएगा या फिर वैल्यू एडिशन कंटेंट आता है, हम भी कुछ वैल्यू एडिशन कंटेंट शेयर करेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। जैसे सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल था ये नमक बसाई केरला का, फिर और और क्या है, केरला ने अलाउ किया है एजुकेशन लोन बाद में पे कर दो। इसके अलावा ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, अब इसको तुम कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। जब भी एजुकेशन का क्वेश्चन आया कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ये है, उसके साथ कोई कोड डाल दो और ये बता दो कि यूडीएचआर में आर्टिकल 26 में ये बोला हुआ है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, या इसको तुम इंट्रो में भी ला सकते हो या कंक्लूजन में ला सकते हो, ठीक है? और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है उनायन बंका, कैसे वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके एम्पावर कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है? और इंक्रीज़ कर रहे थे एनरोलमेंट। इसके अलावा मोबाइल स्कूल वैन्स, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स, मोबाइल मलेरिया वैन्स, तो ये सब तुम अपने आप बनाकर भी लिख सकते हो कि ऐसा कहाँ करना चाहिए, और लिख दो, मैंने बनाकर लिख दिया एग्ज़ाम्पल यूज़ ऑफ मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स ड्यूरिंग कोविड। अब ये हुआ ही था, हर जगह पर हुए थे, तो तुम ऐसे एग्ज़ाम्पल कहीं भी डालकर लिख लो ना, किसी भी आंसर में तुम्हें आना चाहिए कि एग्ज़ाम्पल्स कैसे फिट करने हैं, क्योंकि तुम्हारे पास एक लिमिटेड कंटेंट का बेस है। अब उस कंटेंट को तुम्हें अपने दिमाग लगाकर उस आंसर में उतारना है। ऑलराइट? वो आएगा प्रैक्टिस से, जब तुम स्ट्रक्चरिंग करोगे और कुछ मॉक लिखोगे। समझ गए? अब इसकी आंसर राइटिंग में क्या होना चाहिए? इंट्रो, कीवर्ड डिफाइन कर दिया, कुछ एसडीजी वगैरह से भी लिंक कर सकते हो करना है तो, या फिर वो यूडीएचआर वाला पार्ट बता दिया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है वो बता दो, और कोई न्यूज़ बैकग्राउंड है तो उससे लिंक कर दो। फिर कीवर्ड्स जो पिछली जीएस1 की वीडियो में बताए थे, वो ही यूज़ कर लेना। डायग्राम का भी इसमें स्कोप रहता है, जैसे अगर पॉवर्टी पे आया तो पॉवर्टी की तुम विशियस साइकिल के लिए ये ऐसा डायग्राम बनाकर दिखा दो कि पॉवर्टी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर जॉब सिक्योरिटी पे पड़ेगा, उससे
उसकी इनकम खत्म हो जाएगी, तो फिर वो विशियस साइकिल ऐसे बनती जाएगी। या फिर एक ऐसा डबल वाला डायग्राम होता है। तो ये डायग्राम की भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी, उसमें आई विल शेयर कि कैसे कैसे डायग्राम तुम यूज कर सकते हो। फिर कंक्लूजन को एसडीजी कॉन्स्टिट्यूशन कोई बड़े आइडिया से लिंक करके बता दिया या कोई कोड डाल दी उसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। ऑलराइट, तो दिस वाज अवर सोशल जस्टिस वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट, लेट्स मूव टू आईआर। आईआर टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। हर साल हमें 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं डायरेक्ट, इससे 2 10 मार्कर और 2 15 मार्कर। अब इसका सोर्स क्या रहेगा? आईआर वाले का सोर्स रहेगा बेसिक सिंपल, मेंस 365 उठा लो, उससे पढ़ लो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है? या फिर वही अप्रोच करो मॉक टेस्ट वाली। आईआर का तुम मॉक टेस्ट देखोगे, 20 क्वेश्चंस है, 20 तो कंट्रीज नहीं है इंडिया के आसपास जिसके वो क्वेश्चन पूछेगा। क्या यूएस चाइना का क्या इम्पैक्ट, रशिया का क्या इम्पैक्ट, फिर सेंट्रल एशिया, एससीओ हो गया, बिम्स्टेक हो गया, ठीक है, सार्क हो गया, इंडियाज रोल इन यूएन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन आएगा डायस्पोरा पे, हर 2-3 साल बाद ये डायस्पोरा का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है? तो ये सब तुम्हें मॉक टेस्ट में मिल ही जाएगा, सीधा वहीं से कर लो। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए तो मेंस 365 को सिलेक्टिवली पढ़कर देख लो। इसको भी पूरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती मेंस 365 को, ठीक है? इस पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ऑलराइट, फिर इसके बाद पीवाईक्यू एनालाइज कर देखो। जैसे ये पीवाईक्यूज हैं, ठीक है? इसमें देखो कि क्या उसने पूछा है। अफ्रीका वाला पूछ लिया और समझो कि उसकी डिमांड क्या चल रही है, वो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, और उसके बेसिस पर फिर तुम्हें आइडिया लगेगा कि मुझे अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। क्वाड पूछ लिया, अब पिछली बार उसने एससीओ पूछ लिया था, ठीक है? फिर इंडिया यूएस डिफेंस टाइज ओवर रशिया, अब वो कंपेयर कर लिया, तो इसमें भी थोड़ा अब वो एनालिटिकल क्वेश्चन की तरफ जा रहा है, ठीक है? फिर इंडिया जापान आ गया, तो वो सिंपल लाइन क्या करता है, यूजुअली कोई स्टेटमेंट दे देता है, उसके बाद लिख देता है आगे कमेंट डिस्कस, यूजुअली ऐसा ही कर रहा है। ऑलराइट, फिर देखो इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया का क्या रोल है, ग्लोबल साउथ की वॉइस कैसे लेकर आएगा। तो ऐसे बहुत ही सिंपल इसकी चीज़ें हैं, ये सब तुम पीवाईक्यू एनालाइज करके समझ जाओगे। और इसके लिए नोट्स बनाओ, जिसने पीएसआईआर की वीडियो देखी थी उन्हें पता होगा नोट्स कैसे बनाने हैं। हर कंट्री वाइज ऐसे स्पेसिफिक बना कर रख लो। इंडिया जापान में कोई क्वेश्चन आएगा, मुझे इंट्रोडक्शन यही लिखनी है कि आर ड्रिवन बाय कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सिविलाइजेशनल टाइज, ठीक है, फ्रॉम बोधी सेना एंड स्वामी विवेकानंद टू ये। इसमें तुम ये वाला पार्ट मिस कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा पीएसआईआर के लिए ठीक है, जीएस में हो सकता है कि उन्हें अच्छा ना लगे, बट ये पार्ट आ जाएगा इंट्रो में। इसके साथ में आ जाएगा द प्रेजेंट फेस इज नोन एज चेरी ब्लॉसम फेस। ये जरूर लिख देना, इंडिया जापान का जब भी आएगा प्रेजेंट फेस को डिस्क्राइब किया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस से। ऐसे इंडिया यूएस के क्वेश्चन में तुम इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, फ्रॉम एस्ट्रेंज डेमोक्रेसीज टू एंगेज डेमोक्रेसीज, ठीक है? सिंपल ऐसे इंट्रोडक्शन रख लो। अब इसको मैं कंक्लूजन के लिए यूज करूंगा जापान में। अ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जापान एंड स्ट्रॉन्ग जापान इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, किसने बोला था? शिंजो एबे ने। फिर एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या क्या है दोनों के बीच में, और एरियाज ऑफ कंसर्न क्या है। सिंपल, यही पूछता है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है? अब इसमें भी कहीं पे डायग्राम बना देना, स्पेशली जहाँ 15 मार्कर में अगर स्कोप लगे ना तो डायग्राम बना देना। 10 में अगर जगह नहीं है तो मत करना, क्योंकि लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ऐसे लिख कर वहाँ इतना छोटा सा बिल्कुल डायग्राम बना दोगे तो उसकी रेलेवेंस नहीं है। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कैसे डायग्राम बनाना है, ठीक है? अब मान लो ये 15 मार्कर का है, तो तुम यहाँ पर ऐसे बीच में एक डायग्राम बना दो वर्ल्ड मैप डिपिक्ट करके, या कोई अगर क्वेश्चन आया इंडिया स्पेसिफिक या इंडो पैसिफिक स्पेसिफिक, तो यहाँ दिखा दो कि ये इंडिया है, ये ऐसे यहाँ पर चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना चाह रहा है। यहाँ पोर्ट दिखा दो कौन कौन से हैं, ये हो गया हम्बन टोटा हो गया, इधर ग्वादर हो गया, ठीक है, यहाँ सितवे था या चिटागोंग था। तो ये सिंपल ऐसा डायग्राम बनाकर दिखा दो। फिर आंसर राइटिंग कैसे करनी है बता दिया। इंट्रो चाहिए हमें कंट्री स्पेसिफिक, इसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर के आंसर में कीवर्ड लिख कर आने हैं, चाहे तुम पीएसआईआर के हो चाहे किसी भी ऑप्शनल का हो, आईआर के आंसर में कीवर्ड लिखो, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। फिर इंडिया का जब भी जो दूसरे नेशंस क्या बोलते हैं हमारे नेबर्स, बिग ब्रदर एटीट्यूड,
चाइना के केस में हो गया चेकबुक डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है? अब वो पूछ सकता है कि नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में क्या डिफरेंस है? तो इन सब कीवर्ड्स की लिस्ट भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, डू नॉट वरी। बाकी आप अपने लेवल पर पढ़ो और ढूंढ के निकालते रहो, जिसे हम अपने आंसर्स में स्प्रिंकल करेंगे, जैसे पीएसआईआर में करते हैं ना, वैसे ही इसमें भी कर देंगे। फिर डायग्राम और एक अच्छी सी कंक्लूजन, जैसे वो बताई थी ना जापान के केस में शिंजो आबे वाली, वैसी ही एक कंक्लूजन आ जाएगी, ठीक है? फिर नोट्स और ये देख लिया हमने, अब मॉडल आंसर कैसे यूज करने हैं ये भी बता दिया था। अब देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। जैसे ये था शायद विजन का अभ्यास में उन्होंने पूछा था या किसी में था, एससीओ का पूछा उसने कि चाइना एंड पाकिस्तान मेड इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू फुलफिल इट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एससीओ। इंट्रो मिल गई हमें, इंडिया एक्सपेक्टेशंस क्या है एससीओ से, और वहां पर एससीओ में इशू क्या चल रहा है, क्या दो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बायलेटरल डिस्प्यूट चल रहे हैं, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन का इशू है, फिर कनेक्टिविटी और कॉपरेशन पे इशू है कि चाइना अपना बीआरआई का एजेंडा प्रमोट कर रहा है बट इंडिया बीआरआई के फेवर में नहीं है, फिर एनर्जी थ्रेट्स का इशू, ठीक है? तो ये सारे हमें पॉइंट्स मिल गए। उसके अलावा हमें एक कंक्लूजन मिल गया। अगर इसमें कंक्लूजन कभी पसंद ना आए तो कहीं और से कंक्लूजन ढूंढ लेना। आइडिया इज कि एक कंक्लूजन हर टॉपिक पर बनाकर रखो अपने पास। अब देखो ये एससीओ वाला क्वेश्चन कैसे यूपीएससी ने पूछा 2023 में। Virus of conflict is affecting the functioning of SEO. In the light of above statement, point out the role of India in mitigating problems. ठीक है? अब ये वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाला कंटेंट हमें सीधा यहीं से मिल गया। क्या हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? पहले पार्ट में हम वो बता देंगे। अब दूसरा पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमें इसको बनाकर लिखना पड़ेगा कि इंडिया का क्या रोल है। तो हम इसी के जो पॉइंट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस कर कर बता सकते हैं कि इंडिया ये रोल और ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है सबको एक साथ लाने की, और क्या क्या एरियाज पर फोकस कर रही है, जैसे एनर्जी, कॉपरेशन, काउंटर टेररिज्म, ठीक है? ये थोड़ा ट्रिकी था, सेकंड पार्ट थोड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा इसमें, बट फर्स्ट पार्ट का तुम्हें डायरेक्टली इससे मिल गया। तो यही फायदा है मॉडल आंसर्स का कि तुम्हें काफी सारा उससे कंटेंट मिल जाएगा, तुम स्ट्रक्चरिंग भी समझ जाओगे और समझोगे कि क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कैसे करना है, ठीक है? अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 50-50 बुक्स उठाकर पढ़ें या 3-3 घंटे के करंट अफेयर्स के लेक्चर्स देखें। टाइम की इम्पोर्टेंस समझो। यू जस्ट हैव अराउंड 80 डेज लेफ्ट, ठीक है? सो अपना रिवीजन रिवीजन नोट्स, बस इस चीज पर ध्यान रखो। नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो, मॉक लिख रहे हो तो लिख लो, उसके बाद फिर रिवाइज करो। जितना तुम रिवाइज कर पाओगे उतना ही तुम्हें क्लैरिटी आएगी और उतना ही अच्छे से तुम उस चीज को अपने आंसर्स में लिख पाओगे, ठीक है? अब इसके बाद इसकी आंसर राइटिंग का देखो, ये टॉपर कॉपी है दिव्या मिश्रा की, तो इनकी कॉपीज एक है श्रुति शर्मा की एथिक्स की, जरूर देखना, दिव्या मिश्रा की सारी, फिर विशाखा यादव की GS1 की देखना, एथिक्स की देखना। इसके अलावा शुभम कुमार की GS1 की स्पेसिफिकली, ठीक है, वो देखना। अब दिव्या मिश्रा की कॉपी में उन्होंने देखो कैसे किया हुआ था, क्वाड पे क्वेश्चन आया, बता दिया, और इसका इशू भी बता दिया कि क्या चल रहा है, उसको करंट से लिंक कर दिया कि मारा बार एक्सरसाइज हुई थी चाइनीज हेजीमनी। अब ये देखो ये कीवर्ड आ गया ना, चाइनीज हेजीमनी, फिर डायग्राम बनाकर बता दिया और उसके बाद पॉइंट्स लिख दिए। तो आंसर देखो स्ट्रक्चरिंग कैसी है और कितना नीट है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे देखो उन्होंने कि न्यू फेज क्या है इंडिया के लिए, इट विल गिव अस द वॉइस इन हाई टेबल, पूरी वो भी नहीं लिखी लाइन, फिर एग्जाम्पल बता दिया, यूएनएस बिड सपोर्टेड बाय। अब इस बार मुझे लग रहा है कि G7 का बहुत इंपॉर्टेंस था और G20 का बहुत इंपॉर्टेंस था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है या फिर ग्लोबल साउथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो उसके पॉइंट्स लिख दिए, एग्जाम्पल लिख दिया, सिंपल। और प्रेजेंटेशन देखो और स्ट्रक्चरिंग देखो कितनी सिंपल, कितनी अच्छी की हुई है, और साथ में फिर सागर डॉक्ट्रिन से उसको लिंक करके कंक्लूड कर दिया, ठीक है? तो अब ये तुम्हें स्मार्टली समझना है कि इंडो पैसिफिक पे क्वेश्चन आ रहा है तो मैं लिखूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड टू इंडो पैसिफिक,
ऐसी-ऐसी लाइनें, ऐसी-ऐसी कंक्लूजन, इंटरलिंकिंग ये सब चीज़ें अपने आंसर्स में लेकर आओ। ऑलराइट, सो दैट्स इट। इसके अलावा यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, उस पे हम रेगुलर डिस्कशंस करते हैं। जिसको कोई भी डाउट है वो उस पे पूछ सकता है, एंड वी विल बी शेयरिंग सम वैल्यू एडिशन कंटेंट जो इस बार और नेक्स्ट बार के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ वी हैव लॉन्च पीएसआईआर का मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 2024 मेंस एंड जीएस का भी आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम विद मार्क्स बूस्टर नोट्स। वी विल बी स्टार्टिंग इट। आज उसकी डिटेल्स शेयर कर देंगे एंड कल एक बार डिस्कस कर लेंगे कि उसके फीचर्स क्या हैं, क्या तुम्हारा बेनिफिट है उसे ज्वाइन करने का। ठीक है? ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। स्टडी वेल, स्टे वेल, ऑल द बेस्ट।